चलिए, अब एक बात और समझिए। दरअसल बात कुछ इस प्रकार की है, बात को बड़ी गंभीरता से समझना। नरम दल के जो लोग थे ना बाबू, वह उनका जो प्रारंभिक प्रिंसिपल था, ऐसे समझ लीजिए, प्रारंभिक प्रिंसिपल था उनका यह था कि देश की आजादी को लेकर के वो परेशान नहीं थे। ठीक है, देश की आजादी को लेकर के वो परेशान नहीं थे, बल्कि उनका अपना एक प्रिंसिपल था। नरम दल के लोगों के जो लोग हैं, उनका ये अपना ये था कि सरकार के अंदर रहकर ही शासन सत्ता ब्रिटिश ताज का ही हो, सरकार के अंदर रह करके ही जो है सुधार कार्य किया जाए। ठीक है, यानी कि शासन सत्ता गवर्नमेंट की हो और गवर्नमेंट के अंदर रह करके ही जो है हमें सुधार कार्य करना है। गरम दल के जो लोग थे, उनका अपना ये मानना है कि सरकार के अंदर और बाहर की बात नहीं है। जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, तब तक आप अपने देश और अपने हित के लिए कोई नियम कानून नहीं बना सकते और विकास नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि नरम दल जो है वह स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, मतलब एक व्यवहारिक बात मैं कर रहा हूं, स्वतंत्रता की बात नहीं करता। आगे चल करके नरम दल की विचारधाराओं में परिवर्तन होगा 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 आगे चल करके नरम दल की विचारधारा में परिवर्तन होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे कि नरम दल स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। वह चाहता है कि शासन व्यवस्था के ही अंतर्गत हम लोग जो है सुधार कार्य करें और विकास के पथ पर आगे बढ़े। गरम दल का अपना ये मानना है कि नहीं, हमें हमारा स्वराज चाहिए, हमें हमारा अपना राज्य चाहिए। अब पहली बात तो ये है, तो इन दोनों की विचारधाराओं में पहली बात तो आप यहां पर आपको देखने को मिल गई। बात को समझिएगा, स्टेप टू स्टेप हम आपको बताएंगे। यानी कि जो दिनसा वाचा दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ मर्जी हैं, इनका अपना प्रारंभिक स्टेज में यही मानना होता है कि हम सरकार के अधीन रहते हुए, सरकार के अंदर हम लोग रहते हुए और अपने सुधारात्मक कार्य को करेंगे। गरम दल के नेताओं का अपना ये मानना है कि नहीं भैया, हमें स्वराज चाहिए, हमें हमारा अपना राज चाहिए। अब इसको क्रमिक रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे। गरम दल के नेता स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे और नरम दल के नेता जो है वह सुधार करने के प्रयास से किसके अधीन रहते हुए, गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए, ब्रिटिश ताज के अधीन रहते हुए, ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहते हुए। अच्छा, क्योंकि आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इनिशियल स्टेज में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, तो आप देखेंगे 1885 से लेकर के 1905 तक का अगर देखेंगे, तो इसमें सबसे अधिक जो विचारधारा प्रभावशाली रही वह नरमपंथियों की विचारधारा थी। और जब कोई भी कार्य किया जाता था, तो जाहिर सी बात है कि इनके लोग अधिक थे, इनकी संख्या अधिक थी, तो कोई भी जब मत पड़ता था तो फिर इन्हीं की विचारधाराओं को मान्यता प्राप्त होती थी। गरम दल के लोग इनकी विचारधाराओं से क्यों नाराज हुए, इनकी कार्य पद्धति से क्यों नाराज हुए, उसकी भी बात सुन लीजिए। नाराजगी के कारण इनके बीच में वैचारिक मतभेद आगे चल करके होगा। असल नरम दल के जो लोग थे ना, वह निवेदन, याचना, ठीक है, याचना पत्र, इन सब के माध्यम से जो है अपनी व्यवस्था में बदलाव लाने के पक्ष में थे। जैसे किसी भी कार्य को लेकर के अगर समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहां पर ये क्या करेंगे, वायसराय को जो है एक पत्र लिखेंगे। ठीक है, वायसराय पत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, फिर से उसमें रिमाइंडर लगाएंगे, फिर पत्र भेजेंगे और उसमें करबद्ध निवेदन करेंगे कि श्रीमान वायसराय महोदय, हम चाहते हैं कि हम इस प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, कृपया करके इस पर आप ध्यान दें, ऐसी बात है। याचना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और गरम दल के जो नेता हैं, गरम दल विचारधारा के जो लोग हैं, उनका अपना कहना है कि हाथ जोड़ने से, याचना करने से, निवेदन करने से काम नहीं होने वाला है। उनका क्या कहना है, याचना नहीं, रण रण। हालांकि रण का मतलब तलवार निकालने की बात नहीं है। कांग्रेस अगर शब्द आप सुन लिए, आजादी के पहले वाली बात अगर मैं कर रहा हूं, कांग्रेस सुन ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस युद्ध करने पर आ रही है। नहीं, विचारधाराओं में गर्माहट देखिए कि यार बार बार आप उनको पत्र लिखते हैं, याचना पत्र लिखते हैं, ठीक है, ये पत्र वो पत्र लिखते हैं, वो लोड नहीं ले रहे हैं। तो नरम दल के लोगों का यह था कि भाई क्या कर सकते हैं। तो गरम दल के लोगों ने कहा कि नहीं, हम समूह बना करके आंदोलन कर सकते हैं, हम हड़ताल कर सकते हैं, हम बहिष्कार कर सकते हैं, सारी चीजें हम कर सकते हैं। धरना रखेंगे, कलेक्ट्रेट के सामने धरना रखेंगे, वायसराय के सामने धरना रखेंगे, फिर कैसे नहीं मानेगा। तो ये सारे नरम दल बोलते थे नहीं 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 नहीं, अभी ये सब काम नहीं करना। और देखिए सही बात है कि जब इनिशियल स्टेज होता है किसी भी चीज का, तो हमें सरकार की मतलब प्रक्रिया को भी देखना होता है, चेक करना होता है।
बाकी गरम दल के लोगों ने बड़ा बर्दाश्त किया, शुरू में वो भी जो है इनके इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध नहीं किए कि ठीक है आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं सारी चीजें, लेकिन बार बार प्रार्थना पत्र देने से वो लोड ही नहीं ले रहा है। अब इसीलिए इनके बीच में विचारधाराओं में थोड़ी सी कड़वाहट आने लगी। अब अलग अलग गुट बनने लगा, नरम दल अलग समूह में, गरम दल अलग समूह में चल रहा है, संख्या नरम दल की अधिक थी। तीसरी बात समझ लीजिए, गरम दल के जो लोग थे ना, वह सामान्य जनमानस से जुड़ना चाहते थे। किससे जुड़ना चाह रहे थे? सामान्य जनमानस से। गरम दल के लोगों का विचार यह था कि हमें सामान्य जनमानस को जोड़ करके रखना है और हमें एक जनसमूह तैयार करना है। लेकिन नरम दल के जो लोग थे वह सामान्य जनमानस को अभी सहभागिता नहीं लेना चाहते थे। उनका यह कहना है कि सामान्य जनमानस को अभी नहीं जोड़ेंगे। उसके पीछे कारण देखिए क्या था, क्योंकि नरम दल के जो नेता थे वो लगभग सब एलीट क्लास के लोग थे, संभ्रांत वर्ग के लोग थे, अति पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग के लोग थे, वकील थे, डॉक्टर थे, ठीक है। गरम दल के नेता भी थे, लेकिन उनका पृष्ठभूमि, उनका जुड़ाव विशेष रूप से जनसामान्य से अधिक था। तो ये जो अमीर वर्ग के लोग थे, तो इनको दरअसल धरातली समस्या की जानकारी नहीं थी, ठीक है। धरातली समस्या की जानकारी इनको नहीं थी, और थी भी तो उतना महसूस नहीं कर पा रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो है शहरी जीवन इनका था, शहरी समस्याएं अधिक इनको समझ में आती थी, और उसके लिए फिर वही प्रतिवेदन और निवेदन, याचना, ये सब करते थे। और गरम दल के जो लोग थे उनका जुड़ाव जो है सामान्य जनमानस से अधिक था। तो उनका यह कहना है कि भैया इतनी सारी समस्याएं हैं, इसको आप प्रपत्र दे करके नहीं समस्या का समाधान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि आगे चल करके जब पहला आंदोलन होगा उसमें आप देखेंगे जनसामान्य की भूमिका बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहला जो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन है, उसमें महत्वपूर्ण उससे प्रभाव किसका है? नरम दल के लोगों का। ये सामान्य लोगों को जोड़ना नहीं चाहते। नरम दल के लोगों का ये कहना है कि यार अगर जनसामान्य को हम जोड़ लेंगे तो ये लोग लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर सब बरसात करेंगे, वायसराय को घेर लेंगे, थप्पड़ भी मार देंगे, गाली भी दे देंगे, बहुत सारी चीजें कर देंगे, वायसराय नाराज हो जाएगा, इसके बाद जो है धरा रक्त रंजित हो जाएगी। बात ये भी ठीक था, गलत कह रहे हैं, बात नहीं ठीक था। पढ़े लिखे जो लोग नहीं हैं उनमें इस चीज का खतरा पढ़े लिखे लोगों की तुलना में ज्यादा होती है। इस बात को हमें और आपको समझना है। अब ये नहीं कि आपको वहां से विरोध जता देना है कि नहीं 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 सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुद्धिमान है, वो अलग बात है। लेकिन सामान्यतः जनमानस में आप खुद देख लीजिए, आप सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर परिवार पढ़ा लिखा शिक्षित है, तो धीरे धीरे कई सारी जो चीजें हैं, ठीक है, उग्रवादिता है, वो थोड़ी कम हो रही है। लोग तौर तरीके से कानूनी विधि विधान से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने जगह पर सही है, दोनों पक्ष अपने अपनी जगह पर सही है। लेकिन एक समय के बाद बर्दाश्त की सीमा होती है। गरम दल बोलता है कि यार समझिए इस चीज को। तो ये विचारधाराएं हैं इनकी, और इस विचारधाराओं को लेकर के गरम दल और नरम दल के बीच में टकराहट होने लगती। और आपको पता है, आप इस बात को अच्छे से बखूबी समझ पा रहे होंगे। आप जानते हैं कि एक टकराहट इस कदर बढ़ गई कि इनके अंदर अलगाव बिलगाव हो गया। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ सूरत में, आपको याद होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में आप देखेंगे प्रेसिडेंट को लेकर के, प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर के जो नरम दल और गरम दल के बीच में टकराहट हो गई। और परिणाम ही हुआ कि नरम दल के ही विचारधारा से अध्यक्ष पद की कुर्सी भरी गई, रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। परिणाम ये हुआ कि गरम दल के लोग जो है नाराज हो गए, और वहीं पर आप देखेंगे कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। 1907 में कांग्रेस दो पार्ट में विभाजित हो गई। गवर्नमेंट भी यही चाह रही थी, उसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा योगदान था इंटरफेयर करने में। और इसके बाद 1907 से लेकर के 1916 तक आप देखेंगे, 1916 तक ये अलगाव रहा। बाद में जब 1916 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, वहां पर आप देखेंगे फिर से कांग्रेस जो है एक साथ हो जाती है, यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ मिल जाते हैं। हालांकि लखनऊ अधिवेशन की एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के मंच पर मुस्लिम लीग ने भी अपना मंच साझा किया था, और वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो पाई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो एक नहीं चाहिए था, जो होना हो गया था, कि मुस्लिम लीग का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड था उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि इसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था, लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि आज हम लोग पृथक निर्वाचन की बात को इनकी मान रहे हैं, कल एक अलग क्षेत्र को मान लेंगे, फिर एक अलग राष्ट्र बन जाएगा। तो कहीं कहीं पाकिस्तान की जो न्यू पड़ रही है ना, वो आप देखेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो बात थी, ठीक है, पृथक निर्वाचन की जो बात थी, जो मार्ले मिंटो सुधार में 1909 में, ठीक है, दिया गया,
और 1916 में कांग्रेस भी उसको स्वीकार कर रही है। तो वो चीज़ें, खैर वहाँ पर हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो तो बड़ी लंबी लड़ाई है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पर इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो ये गंभीरता थी और इनके बीच में जो है मनमुटाव होता था। 1907 में जो आप देखेंगे कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, उससे पहले 1905 में आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, जिसको बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसके पीछे कारण क्या था? बंगाल विभाजन, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन की योजना को लेकर के भी कांग्रेस की विचारधाराएं आपस में टकरा गई, दोनों वर्ग आपस में टकरा गए। तो 5 में शुरू हुआ कहानी, 6 7 7 तक जाते जाते अंत में इनके बीच में अलगाव हो गया।